माँ से प्यारी सास हमारी। सरसापुर गांव में सुबह सूरज निकलने से पहले ही चंदा की आंखें खुल जाती है। नींद खुलती नहीं थी, बल्कि डर उसे जगा देता था। डर कि कहीं देर ना हो जाए, कहीं अम्मा की आवाज पहले न पड़ जाए। चंदा, मर गई क्या? अभी तक खटिया से चिपकी है। चंदा हड़बड़ा कर उठ जाती है। आ रही हूँ अम्मा। पास ही दूसरी खटिया पर नैना आराम से अंगड़ाई ले रही थी। अम्मा, इसे मत जगाया करो, इसकी तो आदत है देर से उठने की। और नहीं तो क्या, गोरी होकर भी देख नैना कितनी सुघड़ है, और ये रंग भी गया गुजरा, अकल भी। चंदा सिर झुकाए खड़ी रही। सुशीला की नजरें घर के कोने कोने में घूमती थी और हर काम की जिम्मेदारी चंदा पर डाल दी जाती थी। पहले झाड़ू लगा, फिर गोबर उठा, फिर रसोई में आकर खाना बना, और हाँ, छत पर कपड़े भी डाल देना ठंडे पानी में। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर चंदा के साथ ऐसा क्यों हो रहा था। तो इसके पीछे और कुछ नहीं बल्कि उसका सांवला रंग है। इस समय ठंड ऐसा था कि हड्डियों तक में ठंड चुभ रही थी। अम्मा, पानी बहुत ठंडा है। हाथ काले हैं तो क्या ठंड नहीं लगेगी? काम करना सीख, वरना ससुराल में कौन पूछेगा। नैना हंस पड़ती है। अम्मा, इसकी किस्मत में तो काम ही लिखा है। छत पर हवा तेज थी, बाल उड़ रहे थे, हाथ सुन्न हो रहे थे। ठंडे पानी में कपड़े डालते हुए चंदा की उंगलियां कांपने लगती हैं। भगवान, क्या मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मेरा रंग सांवला है? अगले जन्म मुझे काला ना बनाइयो प्रभु। उसकी आंखों से आंसू कपड़ों में गिर गए। तभी नीचे से आवाज आती है, रो मत, आंसू गिरेंगे तो कपड़े और गंदे होंगे। तभी आंगन में कैलाश काम करके आता है। सुशीला, बच्ची को इतना मत सताया कर, आखिर बेटी है। आप चुप ही रहें, जब इसकी शादी में दहेज देना पड़ेगा तब बोलना। हर बेटी दहेज नहीं मांगती। इस जमाने में बिना दहेज कौन शादी करता है, और इसे कौन देखेगा? कैलाश चुप हो गया। उसकी चुप्पी चंदा के दिल पर बोझ बनकर बैठ गई। कुछ देर बाद रसोई में चंदा रोटी सेक रही थी। हाथ कांप रहे थे। एक रोटी जल जाती है। हाय दैया, जली रोटी। अम्मा, इसे कुछ नहीं आता, इसे ससुराल भेजना ही ठीक है। ससुराल, पहले कोई मिले तो। चंदा की आंखें भर आती हैं। मुझसे गलती हो गई। गलती तो तेरे जन्म से हो गई थी। रात को सभी खा चुके थे। चंदा को आधी जली रोटी और थोड़ा नमक मिलता है। अपने छोटे से कमरे में बैठकर वो रोटी खा रही थी। औरत की जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होती है। रोज खुद से पूछती हूँ, क्या मेरा कोई अपना होगा? क्या कोई मेरे रंग से आगे देख पाएगा? वो दीवार पर टंगे टूटे आईने में खुद को देखने लगती है। क्या मैं सच में इतनी बुरी दिखती हूँ? वही नैना ये जानती थी कि माँ का प्यार उसी के पास है। अम्मा, लोग कहते हैं गोरी लड़कियों की शादी जल्दी हो जाती है। तो चिंता मत कर, तेरे लिए अच्छा घर देखूंगी। और चंदा, उसके लिए बिना दहेज वाला कोई भी ठीक है। दरवाजे के पीछे खड़ी चंदा सब कुछ सुन रही थी। एक दिन पंडित जी घर आते हैं। सुशीला जी, एक रिश्ता है, दहेज नहीं चाहिए। बस यही चाहिए था। लड़का कैसा है? सीधा साधा, माँ सख्त है पर घर संभालने वाली है। चंदा का दिल धक से रह गया। सख्त माँ? कहीं एक और सुशीला तो नहीं? घर में शादी की हलचल थी लेकिन खुशी नहीं थी। दीदी, आपकी तो चट मंगनी पट ब्याह हो रहा है। हाँ, डर लग रहा है बहुत। डर तो लगता ही है जब अपना घर छूटता है। चंदा जानती थी कि वो घर कभी उसका था ही नहीं। कैलाश ने चंदा के सिर पर हाथ रखा। बेटा, सहनशील होना अच्छी बात है, लेकिन जुल्म सहना नहीं। और एक राज है जो तुझे अपने ससुराल जाकर पता चलेगा। बाबूजी, क्या मुझे कभी सच्चा प्यार मिलेगा? और कैसा राज? कैलाश कुछ नहीं बोलता और उसकी आंखें भर आती है। डोली उठती है। मायके की दीवारें पीछे छूट रही थी, वही दीवारें जिन्होंने हमेशा पराया महसूस कराया था। अब नया घर है, नया रिश्ता। पता नहीं वहाँ सास माँ बनेगी या एक और इम्तिहान। शादी की थकान, मन का डर और अनजान भविष्य, इन सब को समेटे जब चंदा की डोली ससुराल के सामने रुकती है तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। दरवाजा बड़ा था, लकड़ी की भारी फाटक जिस पर नक्काशी थी। आंगन में संगमरमर की फर्श चमक रही थी। इतना बड़ा घर, इतना सजा धजा, क्या सच में ये मेरा ससुराल है? दरवाजे पर खड़ी थी भाग्य लक्ष्मी, चेहरे पर स्नेह, आंखों में अपनापन। आजा बेटी, घर आ गई तू। उनकी आवाज में कोई औपचारिकता नहीं थी, बस अपनापन था।
नमस्ते माँ जी। भाग्य लक्ष्मी मुस्कुरा दी और आरती की थाली उठाई। आज से माँ जी नहीं, सिर्फ माँ। चंदा की आंखें भर आती है। आंगन में पहले से 3 लोग खड़े थे। नमस्ते छोटी बहू, मैं कनक, विनय की पत्नी। और मैं पूनम, प्रदीप की पत्नी। नमस्ते भाभी जी। पीछे से शांत लेकिन भरोसेमंद आवाज आती है। डरने की जरूरत नहीं है चंदा, ये घर तुम्हारा है। चंदा ने पहली बार खुलकर अपने पति को देखा था। उसकी आंखों में कोई शक नहीं था। गृह प्रवेश के बाद सभी अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। बेटी पहले आराम कर लो, बाद में सब बातें होंगी। चंदा चुपचाप अपने कमरे में आ जाती है। बड़ा कमरा था, बिस्तर मुलायम था, रजाई गर्म थी और हीटर चल रहा था। इतनी ठंड में भी कमरा इतना गर्म? सर्दी की थकान ने उसे जकड़ लिया और वो गहरी नींद में चली गई। जब आंख खुली तो सुबह के 8 बज चुके थे। हे भगवान, इतनी देर! वो उछलकर बैठ गई। आज पहली बार इतनी गहरी नींद ली है। कमरे की गर्माहट ने उसे सुकून दिया। चंदा जल्दी जल्दी नहा धोकर साड़ी ठीक कर रसोई की ओर आ गई। माँ, देर हो गई, माफ कर दीजिए। भाग्य लक्ष्मी ने उसके सिर पर हाथ रखा। पगली, नई बहू को आराम करना चाहिए, थोड़ा और सो लेती। उसी समय कनक और पूनम आ गई। देखा छोटी बहू, हमारी माँ कैसी है, इसीलिए तो कहते हैं माँ से प्यारी सास हमारी। चंदा अवाक रह गई। कुछ देर बाद रसोई में चंदा का दिल धड़क रहा था। अगर कुछ गलत हो गया तो? डर मत बेटी, खाना दिल से बनाओ। खाना बना, सभी मर्द खाने बैठे। आज सब्जी में स्वाद अलग है। छोटी बहू का कमाल है, मुझे भरोसा था। जब सब खा चुके थे तो भाग्य लक्ष्मी ने चंदा को अपने पास बैठाया। अब तू खा। उन्होंने अपने हाथ से निवाला खिलाया। मुझे तो मायके में सिर्फ जूठन मिली। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सारी बहुओं को सास अपने हाथों से खाना परोसती है। धन्यवाद माँ। इसी तरह दिन बीतने लगे। चल बेटी, तेरे लिए साड़ी लेते हैं। इतना खर्च, बेटी पर खर्च बोझ नहीं होता। हंसी मजाक, बाहर खाना, सब नया था। जिंदगी मानो कह रही थी कि मुझे ऐसे ही जीना है। एक सुबह छत पर कपड़े उतारते समय, तुम ही छोटी बहू हो ना? जी। पल्लू रहने दो, मैं भाग्य लक्ष्मी को जानती हूँ, वो बहू को बेटी से भी ज्यादा प्यार करती है। चंदा के चेहरे पर सुकून उतर आया। एक दिन काम करते करते चंदा के हाथ से प्लेट गिर गई और वो काफी डर गई कि कहीं मायके की तरह उसकी सास गुस्से में उसकी माँ की तरह मारने ना आ जाए। माफ कर दीजिए माँ। भाग्य लक्ष्मी, कनक और पूनम दौड़ कर आई। चोट तो नहीं लगा बेटा? इतना डर क्यों? बात बात पर माफी क्यों? बहुत पूछने पर चंदा टूट गई। मेरे मायके में मेरे रंग की वजह से रोज ताने। वो रो पड़ी। भाग्य लक्ष्मी ने उसे सीने से लगा लिया। आज से किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ये घर तुम्हारा है और तुम मेरी बेटी हो। कनक और पूनम आगे आई। अब समझी? इसीलिए कहते हैं माँ से प्यारी सास हमारी। चंदा पहली बार बिना डर के रोई। ये आंसू दर्द के नहीं, अपनापन पाने के थे। भाग्य लक्ष्मी के गले लगते ही चंदा के भीतर जैसे कोई बंधन टूट गया हो। वो पहली बार खुलकर रोई थी, बिना इस डर के कि कोई उसे कमजोर समझेगा। माँ, मुझे हमेशा लगता था कि मैं कुछ गलत कर दूंगी, इसीलिए डरती रहती थी। डर इंसान को कमजोर नहीं बनाता बेटी, लेकिन डर में जीना जरूर बना देता है। हम भी जब नई आई थी तो बहुत कुछ सीखना पड़ा, लेकिन यहाँ सीख सजा से नहीं, प्यार से मिलती है। चंदा ने आंसू पोंछे और पहली बार सिर उठाकर सबको देखा। अगले दिन सुबह चंदा जल्दी उठ गई, लेकिन इस बार डर से नहीं, अपने मन से। रसोई में उसने खुद से काम संभाला। आज मैं माफी नहीं मांगूंगी, अगर गलती होगी तो सीख लूंगी। वो चाय बनाकर ड्राइंग रूम में लाई। आज तो तुम बहुत खुश लग रही हो। शायद क्योंकि आज मैं खुद से नहीं डर रही। भाग्य लक्ष्मी ये सब चुपचाप देख रही थी। कुछ दिनों बाद घर में पूजा रखी गई। इस पूजा की तैयारी चंदा करेगी। ये सुनकर चंदा घबरा गई। माँ, मुझसे सब ठीक से होगा ना? अगर मेरी बेटी करेगी तो सब अच्छा ही होगा। इस पूजा में कनक और पूनम ने पूरा साथ दिया। फूल ऐसे सजा दो, आरती की थाली मैं संभाल लूंगी। इस तरह पूजा बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। भाग्य लक्ष्मी जी, आपकी छोटी बहू तो घर की रौनक है। चंदा शर्मा गई। फिर एक दिन छत पर, अब तो तुम्हारे चेहरे पर डर नहीं दिखता। अब डरने की वजह ही नहीं है। भाग्य लक्ष्मी जैसी सास किस्मत वालों को मिलती है। वो सास नहीं,
मेरी माँ है। ये कहते हुए चंदा की आवाज भर आई, लेकिन इस बार आंसू नहीं गिरे। एक शाम चंदा अकेली बैठी थी। अचानक उसे अपना मायका याद आ गया। काश वहां भी कोई मुझे ऐसे समझता। भाग्य लक्ष्मी पास आकर बैठ गई। क्या सोच रही है? माँ, अगर मैं काली ना होती तो शायद। भाग्य लक्ष्मी ने उसकी बातें बीच में रोक दी। रंग पहचान नहीं होता बेटी, पहचान इंसान का मन करता है। उन्होंने चंदा का चेहरा अपने हाथों में लिया। और तेरा मन बहुत सुंदर है। रात में सभी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। माँ, आजकल चंदा घर को बहुत अच्छे से संभाल रही है। हाँ, और सबको जोड़कर रखती है। मुझे गर्व है उस पर। चंदा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ये सब आप लोगों की वजह से है। एक दिन भाग्य लक्ष्मी ने सबको बुलाया। आज मुझे कुछ कहना है। सभी चुप हो गए। चंदा सिर्फ मेरी बहू नहीं है, चंदा घबरा गई। वो मेरी बेटी है। उन्होंने चंदा को अपने पास बिठाया। जिस दिन ये घर आई थी उसी दिन मेरी बेटी बन गई थी। कनक और पूनम ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। हम पहले से जानते थे माँ, इसीलिए तो कहते हैं माँ से प्यारी सास हमारी। चंदा भाग्य लक्ष्मी के गले लग गई। माँ, आपने मुझे वो दिया जो मुझे जन्म के घर से कभी नहीं मिला। प्यार कभी देर से नहीं मिलता बेटी, बस सही जगह मिल जाता है। कनक और पूनम भी पास आ गई। अब डर पूरी तरह चला गया ना? हाँ भाभी, अब मैं खुद को कम नहीं समझती। तो फिर एक बात सब साथ में बोलते हैं। चारों औरतें एक साथ बोली, माँ से प्यारी सास हमारी। कमरे में सुकून था। कोई ताना नहीं था, कोई डर नहीं था, बस अपनापन, सम्मान और प्यार। वहीं चंदा को याद आया कि शायद उसके पिता सब जानते थे और यही वो राज था जो उन्होंने मुझे बताया नहीं था पहले। अमीर मायके से अच्छा गरीब ससुराल। सुबह का समय था। गांव में सूरज की हल्की किरणें झांक रही थी। राधा झाड़ू लगाते हुए धीरे धीरे गुनगुना रही थी। तभी माँ की कड़क आवाज गूंजी, राधा, ओ राधा, कहाँ मर गई तू? तेरे भाई को दूध गरम करके दे, उसको कॉलेज जाना है। अम्मा, मैं पहले आंगन साफ कर लूं, फिर अभी देती हूँ। अरे तेरा आंगन बड़ा है या तेरा भाई? पहले उसका काम कर। काली कलूटी होकर भी तुझे अकड़ नहीं चढ़ी? राधा का हाथ कांप गया। झाड़ू दीवार से टकरा कर गिर गई। राधा ने राजेश को दूध थमाया और पिता से कहा, पिताजी, मुझे फैशन डिजाइनिंग करनी है, मेरा दाखिला करा दीजिए। राजेश, जो बरामदे में बैठा आराम से जूते पॉलिश कर रहा था, हंसी उड़ाते हुए बोला, अरे अम्मा, इसे क्यों पढ़ाना लिखाना? बाहर जाएगी तो लड़कों के साथ घूमेगी, फिर अगर भाग गई तो बदनामी अलग। वैसे भी कौन करेगा इससे शादी? जितनी जल्दी हो किसी गरीब घर में ठेल दो इसे। राधा की आंख भर आई। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, भैया, मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? मैं बस पढ़ना चाहती हूँ। फैशन डिजाइनिंग मेरा सपना है। सपने? तेरे सपनों पर हंसी आती है मुझे। गोरी गोरी लड़कियों को शोभा देता है डिजाइनर बनना। तू तो बस सिलाई मशीन पर धागा फंसाने लायक है। ये घर अजीब था। यहाँ भाई की हंसी और माँ की डांट थी, लेकिन बेटी के लिए प्यार और अपनापन कहीं खो गया था। राधा के लिए हर दिन अपमान का नया अध्याय लिखता था। एक दिन दोपहर को पिता घर लौटे। उनके चेहरे पर हल्की चमक थी। सुनो, एक रिश्ता आया है राधा के लिए। पास के गांव का लड़का है, गरीब है पर मेहनती है। अच्छा है, जल्दी निपट जाएगा बोझ, वरना बाद में और मुश्किल होगी। कौन गोरा लड़का शादी करेगा इस काली से? राधा पास खड़ी थी। उसकी आंखें नम थी। दिल चिल्लाना चाहता था कि मैं बोझ नहीं हूँ, मगर होंठ सिल गए थे। कुछ ही दिनों में शादी तय हो गई। राधा ने लाल जोड़ा पहना। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, पर आंखों में डर था। मंडप में बैठा राजेश दोस्तों से मजाक कर रहा था। देखो हमारी बहन की किस्मत, गरीब के घर जाएगी, वहीं फिट बैठती है। दोस्त ठहाके लगाते हैं। राधा के कानों में हर शब्द तीर की तरह चुभ रहा था। विदाई का वक्त आ गया। माँ ने सूखी आवाज में कहा, जा बेटी, अब तेरा बोझ हमारे सिर से उतरा, वहां जाकर सेवा करना। पिता ने बस सिर झुका लिया, कोई आशीर्वाद तक नहीं दिया। राधा की आंखों से आंसू झलक पड़े। दूल्हा गोपाल उसे अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में ले आया। छत से सूरज की किरणें झांक रही थी। दीवारों पर से मिट्टी झड़ रही थी। राधा का मन बैठ गया। क्या यही मेरा घर है? क्या यही मेरी किस्मत है? आ गई बहू रानी।
घर छोटा है, मगर इसमें तुम्हें बेटी बनाकर रखेंगे। राधा चौंक गई, दिल भर आया। तभी गोपाल की छोटी बहन दौड़ कर आई और गले लग गई। भाभी, आप कितनी सुंदर हो, मैं तो आपके साथ ही सोऊंगी। राधा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने मन ही मन कहा, इतना प्यार तो मैंने अपने मायके में भी महसूस ही नहीं किया। सुबह का समय था। झोपड़ी की छत से बूंद बूंद पानी टपक रहा था। बाहर बादल गरज रहे थे। राधा ने आंगन में पांव रखा तो अचानक ठंडी छींटे उसके पैरों पर पड़े। अरे, ये तो पूरा पानी भर गया है। जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, उसकी पुरानी चोट उभर आई और वो दर्द से कराह उठी। आह! तभी सास दौड़ कर आई। हाय राम बहू, क्या हुआ? चोट लग गई क्या? नहीं अम्मा, पहले से लगी चोट है, पानी पड़ते ही दर्द करने लगा। सास तुरंत किचन में गई और सरसों का तेल गर्म करके लाई और पैर पर लगाया। लो बहू, ये तेल है, घबराना मत, बस थोड़ी देर में दर्द उतर जाएगा। बेटी की तरह रखूंगी तुझे। क्या सच में कोई मुझे बेटी मान रहा है? माँ जी, इतना प्यार मुझे कभी नहीं मिला। शाम को गोपाल काम से लौटा। उसने राधा को तकलीफ में देखा। राधा, तुम ऐसे क्यों बैठी हो? चलो मैं तुम्हें अंदर ले चलता हूँ। उसने राधा को बिना सोचे समझे अपनी बाहों में उठा लिया और कमरे तक ले आया। राधा का चेहरा लाल हो गया। अरे, ये क्या कर रहे हो? सब देख लेंगे। देखने दो, सबको पता है कि मैं अपनी बीवी से कितना प्यार करता हूँ। ये गरीब घर है, पर यहाँ तो अमीरी जैसा प्यार है। अगली सुबह छोटी नंद कूदते हुए आई। भाभी, आप मुझे चोटी बनाना सिखाओगी? आप तो बहुत अच्छे से बाल बनाती हो। हाँ, क्यों नहीं, आप बैठ जा। राधा ने उसके बाल गूंथ दिए। नंद शीशे में देखकर खुश होकर बोली, भाभी, आप तो बहुत अच्छी हो। अब आप मेरी सबसे प्यारी दोस्त हो। बहू, अब ये घर पूरा लग रहा है। गरीबी में ये घर सूना था, तू आई तो घर में रौनक आ गई। जिन्हें अपना कहा, वहाँ से अपनापन नहीं मिला, और जहाँ पराई बनकर आई, वहाँ सब मुझे अपना मान रहे हैं। अब राधा का जीवन बदलने लगा। झोपड़ी टूटी फूटी थी, पर उसमें प्यार और अपनापन था। हर दिन राधा नए नए काम सीखती। चूल्हे पर खाना बनाना, आंगन में झाड़ू लगाना, बाहर बंधी गाय को चारा खिलाना, ये सब उसके रोजमर्रा का काम बन गया। उसे लगता कि यही असली घर है। एक दिन राधा चूल्हे पर रोटी सेक रही थी। अरे बाप रे, ये धुआं तो जान ही ले लेगा। भाभी, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। पहले मैं भी ऐसे ही रोती थी। बहू, आंखों में आंसू आना अच्छा है, इससे नजर साफ होती है। सब खिलखिलाकर हंस पड़े। घर में पहली बार राधा की भी हंसी गूंजी। ऐसे ही दिन बीतने लगे। राधा अब उस झोपड़ी वाले घर को अपना ही मान चुकी थी, लेकिन जिंदगी हर वक्त खुशियां नहीं देती। एक शाम गोपाल घर लौटा। उसके हाथ में सफेद पट्टी बंधी थी, हाथ पर प्लास्टर चढ़ा था। उसे देखकर सभी चौंक गए। अरे भगवान, ये क्या हुआ बेटा? भैया, आपका हाथ कैसे टूट गया? काम करते करते मशीन में हाथ फंस गया अम्मा। डॉक्टर ने कहा कि कुछ दिन काम नहीं कर पाऊंगा। राधा का दिल धक से रह गया। ये घर पहले ही गरीबी से जूझ रहा है, अब गोपाल का काम रुक गया तो सब कैसे चलेगा? ससुर चुपचाप जमीन की तरफ देख रहे थे। उनकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। हमारी छोटी मोटी मजदूरी से घर नहीं चलेगा, खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। हे भगवान, अब क्या करेंगे हम? राधा ने गहरी सांस ली और सबकी तरफ देखा। अम्मा, बाबूजी, आप चिंता मत करो, मैं सिलाई करना जानती हूँ। बचपन से ही मुझे डिजाइनिंग का शौक था। मायके में पढ़ाई नहीं करने दी, लेकिन हुनर तो मेरे पास है। भाभी, आपको तो कपड़े सिलने आते हैं, वाह। बहू, औरत होकर ये सब कैसे कर पाएगी तू? लोग बातें बनाएंगे। बाबूजी, लोग तो वैसे भी बातें बनाते हैं, पर अगर मैं कुछ करूँ तो घर का चूल्हा जल सकेगा। गोपाल ने मुस्कुराकर राधा का हाथ पकड़ लिया। मैं अपनी राधा पर भरोसा करता हूँ। राधा, तुम शुरू कर दो। अगले दिन राधा ने पुरानी सिलाई मशीन साफ की। पड़ोस की औरतें उसकी लगन देखकर हैरान रह गई। अरे राधा बहू, तू कपड़े सिलेगी? हाँ चाची, क्यों नहीं। आप चाहो तो अपनी ब्लाउज की सिलाई मुझसे करवा लो। धीरे धीरे और औरतें भी आने लगी। राधा का हुनर चमकने लगा।
पहले लोग झोपड़ी देखकर उसकी हंसी उड़ाते थे, अब उसी झोपड़ी से नए नए डिजाइन वाले कपड़े निकलने लगे। गांव की लड़कियां उसकी सिलाई सीखने आने लगी। धीरे धीरे दर्जी बहू के नाम से वो मशहूर हो गई। भाभी, हमारे लिए नया डिजाइन वाला सूट बनाना। हाँ भाभी, और हमारी फ्रॉक में पॉकेट जरूर बनाना। अरे वाह, छोटी उम्र में ही डिजाइनर की तरह ऑर्डर दे रही हो। चलो, अब तुम लोग मेरी शिष्य बनो। लड़कियां खिलखिलाकर हंसने लगी। धीरे धीरे राधा का काम इतना बढ़ गया कि उसने अपने घर के बाहर एक छोटी सी दुकान खोल ली। नाम रखा राधा बुटीक। ग्राहक अब आस पास के गांव से भी आने लगे। ससुराल वालों के चेहरे पर गर्व झलकने लगा। राधा, मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी सांवली सी पत्नी पूरे गांव में इतनी बड़ी डिजाइनर बन जाएगी। गोपाल, जो प्यार और हौसला मुझे यहाँ मिला वही मेरी ताकत बना। मायके में मुझे सिर्फ बोझ समझा गया, लेकिन यहाँ मुझे बेटी माना गया। राधा ने साबित कर दिया कि गरीबी में भी प्यार और अपनापन हो तो जिंदगी स्वर्ग बन सकती है। मायके में उसने तिरस्कार सहा, लेकिन ससुराल में उसे सम्मान मिला। उसने अपने हुनर से न केवल घर को संभाला बल्कि पूरे गांव में अपनी पहचान बनाई। सच ही तो है कि अमीर मायके से अच्छा गरीब ससुराल होता है।